क्या हाल है साथियों। मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्ट चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपके समक्ष लेके आ गए हैं 17 फरवरी का करंट अफेयर। देखिए इसमें क्या है कि आपको इंग्लिश हिंदी दोनों ही और मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन जो है उनका प्रीलिम्स और मेंस का एग्जामिनेशन के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए पहला जो टॉपिक है अपना मृदा स्वास्थ्य कार्ड, दूसरा है आपका धोखाधड़ी से निपटने के लिए नई नोडल एजेंसी, महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप कार्यक्रम, और भारत में भू स्थानिक क्षेत्र जो है सेक्टर वो इसका क्या किया जा रहा है, और राइजिंग प्राइस इन पेट्रोल एंड डीजल। ठीक, तो इसके पीछे रीज़न क्या है, सारी चीज़ जानेंगे एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट। ठीक, नॉट जनरल रीडर। देखिए आगे बढ़ने से पहले आप लोग के लिए एक जनरल रिमाइंडर है कि जो है 2021 यूपीएससी और ईपीएफओ 2020 का हमारे नए पेड ग्रुप चालू है। आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं 8564880530 और 9696066089 पे कॉल करके। देखिए यहाँ पे जो पहला जो हमारा ये है इम्प्लीमेंटेशन मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का कार्यान्वयन। तो 32 राज्यों में जो है ये लागू हो चुका है, 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जोड़कर। ये चालू हुआ था 19 फरवरी 2015 को। और इसमें क्या होता है कि हर जो है जो क्रॉप है आपकी, ठीक, जो भी आपकी क्रॉप्स हैं उनके अनुसार अलग अलग क्रॉप के लिए सॉइल जो है अब कितनी उपयोगी है, कितना उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, कितना माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, समझ रहे हो, ये सारी चीज़ें पढ़नी चाहिए ताकि उत्पादकता बढ़ सके जुडिशियस यूज़ करते हुए। ऐसा नहीं है कि आप नाइट्रोजन ही एनपीके ऐसे मान लीजिए मैक्रो में है, तो ज़्यादातर देखा गया भारत में कि नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा मात्रा में डाल देते हैं लोग। क्यों? क्योंकि जो यूरिया होता है वो है सब्सिडाइज्ड और उस पर गवर्नमेंट की सब्सिडी बहुत ज़्यादा है। और जो किसान है फिर वो यूरिया में जो होता क्या है एक्चुअली नाइट्रोजन होता है ज़्यादातर, तो वो यूरिया ज़्यादा डाल देते हैं, नाइट्रोजन ज़्यादा डाल देते हैं, पोटेशियम और फास्फोरस की जो है कमी रहती है, इनके प्रपोर्शन में बिगड़ जाता है। तो यही सॉइल हेल्थ कार्ड जो है इसलिए बनाया गया कि आप कम से कम यूज़ करें, उर्वरक जितना चाहिए सॉइल में उस पर्टिकुलर क्रॉप के लिए उतना ही यूज़ करो और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जो है प्रोडक्टिविटी बढ़ा लो। ठीक, इसके कई सारे देश में जो है टेस्टिंग लैब्स हैं और बहुत सारे बन भी गए हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ ये है कि ज़्यादा उर्वरक यूज़ करने से, केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करने से क्या होता है कि जो क्रॉप्स, जो सॉइल हैं और जो क्रॉप्स हैं वो सब में जो है विषैले भी होते जा रहे हैं ये सब। ठीक, ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ करने से ज़्यादा जो है पानी का भी यूज़ होता है और जो ज़मीन वमीन है, जो सॉइल है वो भी ख़तरनाक तरीके से जो है ख़राब होती जा रही है, उसमें कुछ बचा नहीं है। और विदाउट, अब ये कहते हैं ना, इसीलिए फिर से वापस जा रहे हैं ऑर्गेनिक खेती की तरफ कि कम से कम, बहुत ही कम केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करते हुए स्वच्छ और कम विषैले जो है आपका जो है क्रॉप्स बनाई जाए, खाने पीने वाली कम से कम। ठीक, कई सारे एक्सपर्ट हैं जिन्हें एनालाइज करते हैं कि क्या जो है कमी है, क्या क्षमता है, फिर उसके बाद ये भी बताते हैं कितना क्या आपको करना चाहिए, इसमें कितनी मात्रा में उर्वरक डालने चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक, इसमें ये आपका स्कीम जो है इसका उद्देश्य क्या है कि इस योजना का उद्देश्य मृदा परीक्षण आधारित उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देना ताकि किसानों को कम लागत पर अधिक पैदावार मिल सके। वही वाली चीज़ है, मेन वही चीज़ है, क्वालिटी और डिपेंडिंग क्रॉप जो भी है उसकी क्वालिटी सॉइल की देखते हुए उस पर जो है जागरूक बनाना है जो ग्रोवर्स है उनका। यह है क्या, प्रिंटेड है कार्ड, एक तरीके से मिल जाता है, उसमें 12 तरीके की जो है चीज़ें बताई जाती हैं। और हेल्ड ईच होल्डिंग के लिए, ईच ऑफिस होल्डिंग, जो फार्मर की जो भी होल्डिंग होंगी, मान लीजिए अलग अलग जगह हैं ज़मीनें, ठीक, तो उसके लिए अलग अलग सॉइल हेल्थ कार्ड मिलेगा क्योंकि अलग अलग सॉइल होगी ना। तो ये वाली चीज़ है, इसमें 12 पैरामीटर होते हैं। अब देखिए, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एनपीके, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स आपका सल्फर, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है जिंक आपका हो गया, आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम और बोरॉन। ठीक, इसके बाद जो है आपका फिजिकल पैरामीटर्स क्या है, पीएच की मतलब एसिडिक है कि बेसिक है, ठीक, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और ऑर्गेनिक कार्बन। तो ये सारी चीज़ें हैं, फिजिकल पैरामीटर बताता है। और बेस्ड ऑन दिस जो है आपका सॉइल हेल्थ कार्ड ये बताता है कि किस तरीके का आपको फर्टिलाइज़र कितने किस मात्रा में डालना है। ठीक, इस तरीके का होता है ये सारी चीज़ें यहाँ दे रखी हैं। कॉपर, मैग्नीशियम, मैग्नीज सॉरी, ठीक, एम जी होता है वो होता है मैग्नीशियम, और एम एन जो होता है वो क्या होता है, मैग्नीज।
अगली हमारी जो न्यूज़ है उसमें क्या है कि फ्रॉड बहुत हो रहे हैं, फ़ोन करके आपके पास आएंगे, लो ले लो, ठीक, आपका बम्पर धमाका और इतना प्राइस निकल गया है, और आपसे धीरे धीरे जो है आपकी इन्फॉर्मेशन निकालेंगे, सचेत रहिए। ठीक, ये साइबर फ्रॉड है एक तरीके से, टेलीकॉम फ्रॉड भी इसको क्या बोलते हैं, अनसॉलिसिटेड कमर्शियल कम्युनिकेशन, यानी कि आपका अनपेक्षित वाणिज्यिक संचार। ठीक, शिकायतें इसमें जो है काफ़ी जो है शिकायतें कहते जो आएंगी, उसको अब गवर्नमेंट ने क्या किया, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने, कि डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट बनाई जाएगी, जो कि इन कंप्लेंट से निपटेगी। किससे हो रही, जो अनपेक्षित वाणिज्यिक संचार की, ये लोन ले लीजिए, ये इंश्योरेंस ले लीजिए, अरे मतलब आरओ सर्विस करा लीजिए, पता नहीं कहाँ से इनको पता चल जाता है, बहुत ही ज़्यादा फ्रॉड है। ठीक, और जो भी डिजिटल पेमेंट स्पेस है, फाइनेंशियल फ्रॉड हो रहा है, इन सब की क्लेम कंप्लेंट जो भी आएंगी उनको डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट के अंतर्गत देखा जाएगा। ठीक, और देखिए इसमें रविशंकर जी जो है हमारे टेलीकॉम मिनिस्टर, उन्होंने बताया है कि डीआईयू तो है ही है नोडल लेवल पे, इसी के साथ साथ क्या है, एक नई संस्था, टेलीकॉम एनालिटिक्स फॉर फ्रॉड मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन, TAFCOP। ठीक, इसका भी जो है वो बनाया जाएगा, ये जो है अपने टेलीकॉम के 22 लाइसेंस सर्विस एरिया जो है वहाँ पे रहेगा, और ये डीआईयू के साथ में ही काम करेगा। ठीक, धोखाधड़ी प्रबंधन और उपभोक्ता संरक्षण के लिए दूरसंचार विश्लेषकी है ये। ठीक है, एनालिटिक्स करेगा कहाँ से हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। आप लोगों ने शायद पीछे वेब सीरीज दिखाई थी जमतारा, नहीं देखी है तो ज़रूर पढ़ा होगा। जमतारा एक जगह है झारखंड में, वहाँ से वही लड़कियों को रखते हैं, फ्रॉड करेंगे, आपका ये SBI से निकल गया है, अपना कार्ड निकालिए, उसके पीछे दिए नंबर बताइए, एक एक आपके इन्फॉर्मेशन निकाल लेंगे, डेट ऑफ बर्थ क्या है, एक बार फ़ोन किया आज, एक हफ्ते बाद फ़ोन किया तो पता चला उसमें CVV नंबर आपसे मांग लिया, जो डेबिट कार्ड के बाद होता है, और फिर फ्रॉड। कोई भी इन्फॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है, भले वो कहे कि बैंक से है, आप कहिए हमें कुछ देना ही नहीं है, तुम मैसेज कर लो, तुम जो है जब हम कॉल करेंगे हम खुद कर लेंगे, तुम मत किया करो, ऐसे बात कर लिया करो कभी भी। और अपने माता पिता को जरूर बताइए, क्योंकि उन लोग को जो है इतनी जानकारी नहीं होती, तो और उनको वो बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं। ठीक, फंक्शन इसका यही है कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जो हैं, कानून प्रवर्तन एजेंसियाँ, उनके साथ मिलके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंकों के साथ मिलके टेलीकॉम सर्विसेज यानी एयरटेल, जियो और वोडाफोन, इन सब के साथ मिलकर इन्वेस्टिगेट करो जो भी फ्रॉडलेंट एक्टिविटी हो रही है टेलीकॉम रिसोर्सेज में, और उसका उनको निकाल के जो है आप मतलब उनको पनिश करो। ठीक, इस बैठक में अब एक बैठक हुई है अभी प्रसाद जी की, और कई सारे वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में, उसमें यही UCC के संबंध में निर्देशों के मुद्दों को कड़ाई से अनुपालन, वही सब बातें, मीटिंग होगी तो कुछ बोलना ही है। तो इन केस ऑफ द कोई वॉल्यूशन होता है तो इम्पोज करो फाइनेंशियल पेनल्टी, और कई बार अगर वही के हो रहा तो वहाँ पे टेली मार्केटर्स जो है इंक्लूडिंग उनका डिसकनेक्शन भी कर दो। ठीक, और इसमें जो है कुछ एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन बनाओ कि कंप्लेंट दे सकें आसानी से लोग। और इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा फ्रॉडलेंट जो डिजिटल ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उन पे भी बात हुई है। ठीक, कि जैसे QR कोड, अभी आप लोगों ने सुना होगा केजरीवाल जी की जो बेटी थी वो अपना सोफ़ा बेचने चल रही थी। ठीक, सोफ़ा बेच रही थी ऑनलाइन, और आपका है OLX। मैं आप लोगों को ये नाम इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि न्यूज़ में थे, मैं खुद नहीं ले रहा हूँ नाम। ठीक, OLX पर उन्होंने गया, वहाँ पे जो बायर था सोफ़े का, उसने उनसे कहा एक काम करिए आप, मैं QR कोड आपको दे रहा हूँ, उसको स्कैन कर लीजिए। उन्होंने जैसे ही स्कैन किया, उनके एक बार कटे 20,000 रुपये, एक बार कटे 34,000 उनके कट गए। तो ये जो ट्रांजेक्शन, डिजिटल ट्रांजेक्शन हो रहा है, QR कोड कोई कह रहा है स्कैन कर दो, ये कर दो, वो कर दो, इन सब से भी है। तो आप लोग क्या कर सकते हो, QR की जगह आप उससे कहो, जैसे आप कहीं जाके QR करते हो तो उसके कहो कि भैया मोबाइल नंबर दे दो तुम, हम मोबाइल नंबर कर लेंगे। समझ रहे हो, कई बार क्या हो रहा है आजकल, लोगों की परचून की दुकान पे आप जाओ, वहाँ पे लोग फ्रॉड जो है वो अब उनका हटा के QR कोड अपना लगा देते हैं, और उनके हम पैसे जाते रहते हैं। तो बहुत मतलब इतना दिमाग वो लोग पढ़ाई में लगाते हैं, तो पता नहीं क्या बात थी, जो भी है। तो मेवात और जमतारा ये बहुत ही बड़े जो है फ्रॉड वाले रीजन्स हैं, ये झारखंड में, ये हरियाणा में है। ठीक, और इनमें जो है ये भी कहा गया है कि यहाँ पे ब्लॉक कर दो, टेलीकॉम ऑपरेशन ही ब्लॉक कर दिया जाए। ठीक, अनपेक्षित वाणिज्यिक संचार, ये क्या होता है कि मतलब आपके पास फ़ोन आएंगे इस तरीके के जो आप नहीं चाहते हैं, और वो फ़ोन इस तरीके की चीज़ें इंक्लूड करेंगे जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने नहीं ऑथराइज़ करी होगी। समझ में आ गई बात। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्या है, स्टैट्यूटरी बॉडी यानी सांविधिक
निकाय है। तो भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण है, ये वैधानिक निकाय है। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेक्शन 3 जो आपको ये 1997 में जो एक्ट आया था टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, उसके अंतर्गत बनाया गया। ये रेगुलेटर है, टेलीकॉम जो है विनियमित करता है टेलीकॉम सेक्टर को इंडिया में। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप स्कीम। इसमें देखिए कंटेक्स्ट समझ लेते हैं, संदर्भ क्या है कि अभी जो मिनिस्टर ऑफ स्किल एंड डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप है, यानी कि कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जो है, उन्होंने क्या हुआ है कि एक जो है वो चाह रहे हैं कि हम फेलोशिप चालू करें, महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप। इसमें अब स्किल डेवलपमेंट वाले से हैं तो एक चीज़ समझ लो कि ये कुछ ऐसे फेलोज बनाना चाहते हैं जो जिनकी स्किल अच्छे से अच्छी हो और जो है वो वोकेशनल और उन सब पे। अब वो अच्छे से अच्छा कराने के लिए वो क्या चाह रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मिंग स्किलिंग मतलब कौशल को जो है उसमें जो है चेंजेस लाना चाहते हैं थ्रू स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अंडर संकल्प। संकल्प क्या है, एक स्कीम ऑलरेडी चल रही है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी जाके जो है अच्छे से अच्छा जो है लोगों को स्किल्स देनी है। ठीक, तो अब ये यहाँ पे ये कह रहे हैं कि मिनिस्टर साहब कि हम संकल्प स्कीम के अंतर्गत हम जो है स्किलिंग को जो है एक स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप कर रहे हैं इस संकल्प के साथ में, जिसके अंतर्गत जो है हम कुछ फेलोशिप बनाएंगे और जिस तरीके से कौशल दिया जा रहा था उस तरीके को चेंज करके और बेहतर से बेहतर देंगे। इसके लिए जो है हम संकल्प स्कीम के अंतर्गत ITI, ठीक, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इन सबकी जो है हेल्प लेंगे और अच्छे से अच्छा जो है प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे स्किलिंग को। ठीक, ये बात पूरी समझ में आ गई। अब खाली फैक्ट इसमें देखने रह गए। अब देखिए पहले ये महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप स्कीम जो है ये 69 डिस्ट्रिक्ट में था। अब ये पूरे और रिमेनिंग डिस्ट्रिक्ट जो भी हैं कंट्री में उनमें डाला जाएगा, सब जगह फैलाया जाएगा इसको। इसका यही है कि एकेडमिक एक्सपर्टीज़ भी हो जाए फेलोशिप को और टेक्निकल कॉम्पिटेंसी भी हो जाए, यानी कि जो आपकी शैक्षिक विशेषज्ञता है और तकनीकी योग्यता है दोनों ही उसको मिल जाए बढ़िया तरीके से। और जो स्टैंडर्ड है एकेडमी का, शैक्षिक एक्सलेंस का, वो इसके लिए ये लोग IIM जो है 9 IIM से बात कर रहे हैं। और इसमें जो है केरला का इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है, ठीक, केरला का संस्थान है आपका लोकल प्रशासन में, उससे इन्होंने पार्टनर भी किया है MSDE ने, मतलब कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एंड डेवलपमेंट एंड और एंटरप्रेन्योरशिप। इसमें देखिए यहाँ पे क्या है कि आपका डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल के साथ में बात करेंगे, उनके साथ में इनकी क्षमता को बढ़ाएंगे डिस्ट्रिक्ट पे जो है आपकी स्किलिंग वाली जो हो रही हैं, केरला, तमिलनाडु, पुदुचेरी, सब इन लक्षद्वीप। ठीक, कई सारे प्रोग्राम हैं और इसमें किसके साथ पार्टनरशिप, IIM, ITI, ताकि जो है ट्रेनिंग के स्टैंडर्ड जो मानक बनाए गए हैं वो भी अच्छे हो जाएं और कैपेबिलिटी भी अच्छी हो जाए ट्रेनर्स की, वीमेन का पार्टिसिपेशन भी हो। और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 जो है ये हम लोग कवर कर चुके हैं ऑलरेडी, करंट अफेयर में डेली अपने 6 बजे आता है, उसमें भी स्किलिंग प्रोग्राम बढ़ाया जाए। ये है क्या, महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप प्रोग्राम 2 साल की फेलोशिप है, 21 से 30 साल एज होनी चाहिए, संकल्प प्रोग्राम के अंतर्गत चल रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि स्किल डेवलपमेंट को बूस्ट करो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ठीक, ये किसके बारे में, महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप के बारे में बात चल रही है। और स्कीम को लॉन्च किया गया था कि चैलेंज जो भी हैं नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ पर्सनल, मतलब जो आपके कर्मी हैं कर्मियों को उपलब्धता ही नहीं है। कई सारे इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम एट डिस्ट्रिक्ट, नेशनल एंड इंटरनेशनल, नेशनल स्टेट लेवल पे हमें अपना संकल्प का प्रोग्राम और ये सब प्रोग्राम है, तो हमें कई सारे लोग तो पर्सनल भी करनी चाहिए ना, जो उनको लागू कर सके सारे प्रोग्राम को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे। तो उन्हीं को बढ़ावा दिया जा रहा है। संकल्प क्या है कि इसका फुल फॉर्म समझ लो, स्किल्स एक्विजिशन, ठीक, मतलब कौशल को आप जो है अपने पास संचय कर रहे हो उसका, और साथ ही साथ क्या है, मतलब जो कौशल है आपको एक्विजिशन करना है, उसका अर्जन करना है, अधिग्रहण करना है। एंड नॉलेज अवेयरनेस, मतलब ज्ञान का जागरूकता करना है, किसके लिए, आजीविका के प्रमोशन के लिए, संवर्धन के लिए। ठीक, वर्ल्ड बैंक का इसमें लोन के जरिए चलता है। इसमें यही है कि सशक्तिकरण करना है डिस्ट्रिक्ट स्किल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक, ये स्कीम जो है आपका जो आपके ज़िले पर कौशल का जो प्रशासन है
उसको जो है स्ट्रेंथन करना चाहती है। डिस्ट्रिक्ट स्किल कमेटी जो है उनको भी जो है सशक्तिकरण करना है। वित्त पोषित जो है किसके द्वारा है? विश्व बैंक के द्वारा है। ठीक है, विश्व बैंक के द्वारा वित्त पोषित है। इसके बाद जो है इसमें ये भी होता है संकर प्रोग्राम में कि ट्रेनिंग जो है, ट्रेनर जो है उनकी भी ट्रेनिंग कराओ ना यार। पता चला स्किल दे ही नहीं पा रहे हैं, और इसके लिए पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट सार्वजनिक और प्राइवेट पार्टनरशिप कराई जाती है, और कोलैबोरेटिव अप्रोच है। इंडस्ट्री को भी इसमें रखा जाता है साथ में, और जो है टेक्निकल वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग इकोसिस्टम जो है दोनों को आपस में रखा जाता है। TVETs बोलते हैं इसे। ठीक, हमारा जो अगला टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए क्या है कि भारत में, आपको पहले कंटेक्स्ट बता देता हूँ, जो हमारा मैपिंग है, जियो स्पेशियल डेटा है, ये रोड कहाँ जैसे सेक्टर का तो आप डाल दो, चले आते हो, GPS वीपीएस यूज़ करते हो ना, तो ये सब, और फिर मैपिंग कहाँ से क्या हो रहा है, जैसे स्विगी से आप ऑर्डर मंगा लेते हो खाना, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो उसके लिए क्या होता है कि स्विगी को पहले जो है भारत सरकार से प्रायर अप्रूवल लेना पड़ता है कि भैया हम आपको अपने एप्लीकेशन पे आपसे ये चाहते हैं सहायता कि हम फला फला क्षेत्र में या जो भी है हमें आप इजाज़त दे दो ताकि हम मैप का यूज़ कर सकें। तो अब गवर्नमेंट ने कहा है कि अब ये भी ज़रूरत तुमको नहीं है, जाओ अपना मौज करो। बस ये है कि जो डिफेंस वाली चीज़ें हैं, डिफेंस वाले उसे वो है एरियाज़ हैं, उनमें नहीं करोगे तुम। कोई जो है तुम खुद का सर्वे अर्वे नहीं कराओगे, मैपिंग एक्सरसाइज खुद नहीं करने लगोगे। जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो करोगे। पूरी चीज़ें बता दे रहा हूँ एक साथ, एकदम समझ में आ जाएगी। ठीक, गाइडलाइन है उसको फॉलो करोगे। डिफेंस विफेंस वाले एरिया में ज़्यादा जो है आप जाके ये अपना वो नहीं करोगे कि वहाँ का डेटा किसी तरीके से जो है आप शो कर रहे हो, बता रहे हो। खुद सर्वे सर्वेक्षण और जो है ये सारी चीज़ें नहीं करोगे। हमने डीरेगुलाइज किया है कि आप एप्लीकेशन मतलब फिर अप्रूवल आपको बार बार ना लेना पड़े, आप अपना काम करो अच्छे से सेल्फ अटेस्ट करते हुए। जैसे आजकल होता है ना कि स्व प्रमाणित करते हैं लोग डॉक्यूमेंट्स को, वैसे ही सेल्फ अटेस्ट करते हुए आप जो है स्विगी की जैसे लोग जो हैं वो अपना जियो स्पेशल डेटा यूज़ करें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, लेकिन थोड़ा सा इसमें मतलब ये बात है कि प्राइवेट्स वालों को इतना फ्री हैंड देना अच्छी बात नहीं है। मतलब आपको या तो आपका लॉ एंड ऑर्डर बहुत ही ज़्यादा या फिर आपका कंट्रोल हो बहुत ही ज़्यादा। यहाँ पे क्या है कि गाइडलाइंस को ट्रस्ट के बेसिस पे बस खाली करना है। बाकी गवर्नमेंट ने हो सकता है कि अंदरूनी तौर पे, वैसे खुले में तो कुछ नहीं उन्होंने बताया एक्सप्लिसिटली कि हमने ये चीज़ बता रखी है कि प्राइवेट वाले जो है अगर कुछ भी वो करेंगे तो हम उनको पकड़ लेंगे, ऐसा कुछ जो है किया नहीं गया। अब डीरेगुलेट कर दिया गया है। ठीक, और एग्जिस्टिंग प्रोटोकॉल लिबरलाइज कर दिया है सेक्टर को कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अब लोग यूज़ करेंगे जियो स्पेशल डेटा, कंपटीशन बढ़ेगा। और ये कहा जा रहा है, सरकार ने कहा है कि ये 5 ट्रिलियन इकोनॉमी जो है हमें 2024-25 तक जो बनानी है उसको पाने में बहुत मददगार होगा। ठीक, तेरी चीज़ें डाटा जो है इसके बारे में फिनोमिनन लोकेशन कोई है। ठीक, भूस्थानिक आंकड़े पृथ्वी की सतह पर होने वाली सभी घटनाओं एवं वस्तुओं से संबंधित आंकड़े होते हैं। लोकेशन जो है ये स्टैटिक भी होती है शॉर्ट टर्म पे, और डायनेमिक भी होती है। मतलब कोई लोकेशन तो फिक्स होती है ना, घर जैसे आपका वो खिसक तो नहीं रहा है, लेकिन जैसे आप खुद मूव कर रहे हो, जा रहे हो, गाड़ी जा रहे हो, वो डायनेमिक वाला डेटा होता है लोकेशन। तो इसका यूज़ जो है कई सारे फूड डिलीवरी, स्विगी जोमेटो सॉरी ई कॉमर्स जैसे अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट और वेदर ऐप्स के लिए भी कर सकते हैं। कई सारे प्राइवेट संस्था हैं जो वेदर ऐप को करना है। एक का नाम है शायद स्काईमेट नाम है शायद। ठीक, ये हर बार जो है अपने IMD जो है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, उससे पहले ही ये जो है स्काईमेट वाले जो है ये प्राइवेट संस्था है, ये अपना वो निकाल देते हैं कि इस बार मानसून अच्छा आएगा, कैसा होगा क्या नहीं होगा। ठीक, इस पॉलिसी के बारे में ये सेल्फ अटेस्ट कर दो गवर्नमेंट गाइडलाइन के अनुसार, फिर जाके अपना मौज लो, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रस्ट के बेसिस पे जो है चालू किया गया है चीज़। और इसमें यही है कि आप खुद सर्वेक्षण और टेरेस्ट्रियल मैपिंग नहीं करने लगोगे। यह सार्वजनिक और निजी भारतीय संस्थाओं के लिए स्थलीय मानचित्रण और सर्वेक्षण के लिए प्रतिबंधित करता है। ठीक, और नई गाइडलाइन जो है वो ये बताता है भैया आपका ओपन एक्सेस तो है, मतलब ये डेटा जो मैपिंग का दे रखा है उसमें आपको ओपन एक्सेस है। ठीक, लेकिन डेटा अभी भी गवर्नमेंट ही दे रही है, ये ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि सर्वे ऑफ इंडिया जो है आपका जो मैपिंग बनाता है अपने हिंदुस्तान में, वो नहीं, उसका काम नहीं करने लगेगी ये प्राइवेट संस्थाएं, ध्यान रखना। इसमें बस अपवाद यही है कि जो सेंसिटिव एरियाज हैं, डिफेंस एरिया या फिर सिक्योरिटी,
वहाँ जाके आप ये सब प्रोवाइड नहीं कर पाओगे, ओपन एक्सेस नहीं रहेगा आपको कि आप वहाँ कह दो अरे यार हमको यहाँ की भी जानकारी दो ना, वो नहीं दी जाएगी। ठीक। अच्छा, इसमें न्यू पॉलिसी ये अलाउ करता है कि डेटा फ्रॉम वेरियस एप्लीकेशन लॉजिस्टिक्स कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है, रोड सेफ्टी, कॉमर्स और ई कॉमर्स और आपका कई जगहों पर। ठीक। इसमें स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन है कि आप कलेक्शन, स्टोरेज, यूज़, सेल, डिसेमिनेशन जियो स्पेशल को बेच वेच नहीं सकते हो। ठीक। कि आप पता चला उठा के जो है आप बेचने लगे पाकिस्तान को जाके, यूज़ या टेररिस्ट को जाके, फिर यूज़, सेल, स्टोर, जानबूझ के या फिर अनजाने में भी है, ये इंश्योर करना है आपको। ठीक। ये द पॉलिसी हैड नॉट बीन रिन्यूड इन डेकेड्स, कई सालों से, कई दशकों से नहीं रिन्यू हुई थी। और ज़्यादातर जो है पॉलिसी मैपिंग वाली जो चल रही थी वो ये था कि हमारा आंतरिक और बाहर की जो सुरक्षा कंसर्न था उनसे रिलेटेड था। और डीरेगुलेशन जो है वो रिक्वायरमेंट जो होती है परमिशन लेने की, अब उसकी ज़रूरत नहीं है। और स्क्रूटनी वूटनी करने की भी ज़रूरत नहीं, सिक्योरिटी कंसर्न से मस्त अपना यूज़ करिए। ह्यूज लैक ऑफ डेटा जो था, देयर इज़ ऑल्सो ह्यूज लैक ऑफ डेटा कि इन द कंट्री विच इम्पीड्स प्लानिंग फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड बिजनेस विच आर डेटा बेस्ड। मतलब गवर्नमेंट यहाँ देखा गया भारत में कि डेटा मतलब हमारे पास नहीं है ज़्यादातर, कि इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना चाहिए, कितना व्यापार की ज़रूरत है, कितना विकास ज़रूरत है प्लानिंग करने के लिए, ये सारा डेटा मौजूद नहीं है। तो अब इनको सब मिल जाएगा इस वाली चीज़ से, डीरेगुलेट करने से, ये वाली बात ऐसा गवर्नमेंट समझती है। इसका क्या असर होगा कि ये लिबरलाइज कर दे रहे हो, इससे कई सारे प्लेयर्स आ जाएंगे इस फील्ड में। और अच्छे, जैसे होता ना कि डेटा है, अब डेटा जैसे इंटरनेट का डेटा आपके पास है, अब उसका जो है प्राइवेटाइजेशन हुआ, लोग ने अपना नवाचार, अपना क्रिएटिविटी दिखाई। अब आप देखो कॉलिंग जो है ऑनलाइन अपना बैठ के, पहले एसडी कॉल कितनी महंगी होती थी, आज भी होती हैं, लेकिन आप व्हाट्सएप के थ्रू देखो यूएस में कहीं भी बात करो बिल्कुल इंटरनेट के बहुत ही सामान्य मूल्यों पर। ठीक। स्टार्टअप बिजनेस जो है ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सकता है और इसका यूज़ कर सकता है। और जो ई कॉमर्स और जियो स्पेशियल बेस्ड ऐप है उनमें जो है रोज़गार भी बढ़ेगा। इंडियन कंपनी को जो है वो इंडिजीनियस ऐप बना सकते हैं, जैसे कि गूगल मैप्स है। ठीक। अपना मतलब आत्मनिर्भरता बढ़ रही है अब मैपिंग में भी। ठीक। इंक्रीज प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी बढ़ेगी। और गवर्नमेंट ऑल्सो उसको ये ऐसा भी लगता है कि निवेश बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा जियो स्पेशल सेक्टर में कंपनीज द्वारा। और ये थोड़ा सा मुझे अजीब लगा, एंड ऑल्सो एन इंक्रीज इन एक्सपोर्ट ऑफ डाटा टू फॉरेन कंपनीज। मतलब कई सारा डेटा जो है फॉरेन कंपनीज को भी दे पाएंगे, कंट्रीज़ को भी, जिससे कि हमारी इकोनॉमी बढ़ जाएगी, 5 ट्रिलियन हो जाएगी एकदम तुरंत उछल के। ठीक। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ती हुए हैं, तो ये क्यों हो रहा है। ठीक। ऑटोमोबाइल फ्यूल जो है वो रिकॉर्ड हाई पे है, पेट्रोल 100 रुपये के करीब और डीजल भी जो है काफ़ी महंगा चल रहा है। ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है पूरे टॉपिक में यहाँ पे कि सबसे पहली चीज़ है कि क्रूड ऑयल से ही आपका पेट्रोल, अब इसको रिफाइन करते हैं तो पहले डीजल हो गया, ये कम रिफाइंड होता है। ठीक। बड़े इंजनों में यूज़ हो जाता है, फिर पेट्रोल होता है। ठीक। ये ज़्यादा रिफाइंड होता है, फिर इसके बाद भी हाई स्पीड डीजल, हाई ऑक्टेन पावर्ड पेट्रोल, ये सब होता है। जितना ज़्यादा रिफाइन कर लो कि इम्प्योरिटीज हटा दोगे उतना ज़्यादा, लेकिन ये सब बनता है क्रूड ऑयल से। ठीक। और भी कई सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बनते हैं। अब क्रूड ऑयल के दाम कोविड के टाइम पे तो क्योंकि डिमांड ख़त्म हो गई थी, कम थी, तो कि इसलिए जो है क्रूड ऑयल जो है ज़्यादा लोग इंपोर्ट ही नहीं, यूज़ ही नहीं था, तो इसलिए इसके पैसे बहुत गिर गए थे। ठीक। तो पेट्रोल के दाम हमारे यहाँ कम सामान्य रूप से थे, डीजल और पेट्रोल डीजल के। ठीक है। लेकिन अब क्या है कि ग्लोबल डिमांड बढ़ रही है, कोविड वैक्सीन आ गई है, लोगों को लग रहा है, तो डिमांड के बढ़ने से क्रूड ऑयल का दाम भी काफ़ी बढ़ गया है, 63-64 डॉलर पर बैरल हो गया है। ठीक। पहले ये 50 और इसी पास था, 40-50 के आसपास था। ठीक है। दूसरी चीज़ ये भी कही जा रही है कि रीज़न बता रहा हूँ यहाँ पे क्यों बढ़ रहा है। दूसरा ये भी कहा जा रहा है कि जो लोग क्रूड ऑयल, अब कुछ ही कंट्रीज हैं इनके पास क्रूड ऑयल, जो लोग करते हैं बनाते हैं, जैसे कि वेस्ट एशियन कंट्री है आपकी, सऊदी और ये सब। ठीक। इनकी एक संस्था भी है ओपेक। ओपेक के बारे में आप लोग को के लिए होमवर्क है, इसके बारे में आज आप लोग को लिखना है। ठीक। और तो ये लोग क्या है कि ये लोग थोड़ा ज़्यादा प्रोडक्शन भी नहीं कर रहे हैं, सप्लाई को थोड़ा सा इन्होंने बंद कर रखा है। अगर सप्लाई बढ़ा देंगे तो फिर से कम हो जाएगा, डॉलर कम हो जाएगा क्रूड ऑयल का, तो वो चाहते हैं कि ये लोग भी खुद भी अपना भरपाई करें। अच्छा, कुल मिला के ये सारी चीज़ें तो हैं, लेकिन जब क्रूड ऑयल का कीमत कम थी, जो कि बेस होता है डीजल पेट्रोल बनाने बनाने के लिए,
तब भी जो है गवर्नमेंट ने आपका जो है सस्ता नहीं किया पेट्रोल और डीजल, ठीक, उतने रखा। अब क्या हो रहा है, तब मतलब जब पेट्रोल क्रूड ऑयल के जो है दाम कम हो जाते हैं तो गवर्नमेंट जो है वो नहीं कम करती है पेट्रोल डीजल के, क्योंकि जो हमारे यहाँ जो पेट्रोल डीजल के दाम अब डीरेगुलेटेड हैं, कौन तय करता है? ऑयल मार्केटिंग कंपनीज करती हैं, जैसे कि इंडियन ऑयल हो गया, बीपीसीएल हो गया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो गया, ठीक। तो जब पैसे क्रूड ऑयल के गिरते हैं तो ये लोग पैसे नहीं घटाते हैं डीजल पेट्रोल के। तब क्या है, तब गवर्नमेंट क्या करती है, जैसे मान लीजिए क्रूड ऑयल का पैसा कम हुआ तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उस समय टैक्सेस वैक्सेस थोड़े बढ़ा देगी, सेल टैक्स और ये सारे, ताकि जो है पैसे डीजल और पेट्रोल के ना गिरे। ये ओएमसी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ गवर्नमेंट जो अपने सेल टैक्स और ये सब बढ़ाते, वो बढ़ा देती है। तो उसकी वजह से क्या होता है, क्रूड ऑयल तो नीचे गया लेकिन दाम में कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक। और वहीं जब जो है आपका क्रूड ऑयल बढ़ता है तब ये लोग बहुत तेज़ी से जो है दाम बढ़ा देते हैं, लेकिन कम होता है तो कम नहीं होने देते हैं। इसमें टोटली कहा गया है कि गवर्नमेंट को बड़ी मौज आ रही है इसमें, अपने रिवेन्यू वेन्यू बनाने के लिए, ठीक, राजस्व खाली बना रहा है। जो लोगों तक पहुंचना चाहिए बेनिफिट, भाई अगर क्रूड ऑयल सस्ता हो रहा है तो करो ना यार, या क्या हो, मतलब उससे वो करनी चाहिए थी उनको। हम कह रहे हैं कोविड के टाइम पे नहीं, उससे पहले भी तो क्रूड ऑयल बहुत सस्ता था। जब से 2014 से ये गवर्नमेंट आई है तब से ये देखा गया है कि आपका क्रूड ऑयल काफ़ी बैरल सस्ता रहा है, लेकिन इन्होंने कभी भी पेट्रोल के दामों को कम नहीं होने दिया। ये सोच के कि लोगों के अंदर जो है फिर अभी हम एकदम से पता चलिए 20 रुपये का पेट्रोल कर दें और फिर कल को बढ़ जाए तो फिर से 70 रुपये हो जाए तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, ये बहाना बना के अरुण जेटली जी ने किया ही नहीं था। अब वो खुद भी नहीं है इस दुनिया में और ये चीज़ हो भी नहीं पा रही है, ठीक। ये पूरी चीज़ थी। अब यहाँ पे फैक्ट देख लेते हैं। 50% तक बढ़ गया है, 63 डॉलर पर बैरल हो चुका है रिटेलर। अच्छा, होता है एक चीज़ और समझना, भारत में क्या है कि ज़्यादातर जो भी गुड्स का जो है सप्लाई होती है, लॉजिस्टिक्स हैं जो भी, वो होता है रोड के थ्रू, और रोड में चलते हैं ट्रक व्रक। अब ये सब डीजल डीजल ही तो यूज़ करेंगे, अगर डीजल के ही पैसे बढ़ जाएंगे तो फिर क्या इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगा? जो भी चीज़ें वो यहाँ से वहाँ ले जा रहा है, एक डेस्टिनेशन दूसरे डेस्टिनेशन, वो उसकी लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा मेरे भाई। हर कम्युनिटी को लेके जाता ना, इन्फ्लेशन के अंदर जो भी कम्युनिटीज़ हैं उनके जनरल प्राइस लेवल में राइज हो सकता है, ठीक। तो ये एक तरीके से क्या है कि सप्लाई में पैसा बढ़ गया, सप्लाई साइड से प्राइस, जब महंगाई आ रहा है तो फिर महंगाई मिलेगा, ठीक। कंज्यूमर जो है क्यों ज़्यादा दे रहे हैं आपका, वाई कंज्यूमर इंडिया पेइंग मोर, कि ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, और क्रूड ऑयल प्राइसेस जब भी बढ़ते हैं घटते हैं तो ये नीचे आना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस कम नहीं होते हैं, लेकिन हाँ जब बढ़ते हैं तो बहुत तेज़ी से ये लोग भी बढ़ा देते हैं। क्यों? कई सारी गवर्नमेंट जो है टैक्सेस और लेवी लगाकर एक्स्ट्रा रिवेन्यू कमाने के चक्कर में, और उसकी वजह से मैंने बेनिफिशियरी कौन है? गवर्नमेंट है। ऑयल कंपनीज भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे में नहीं है, ठीक। क्रूड ऑयल प्राइस राइजिंग क्यों हो रहा है? क्योंकि ग्लोबल डिमांड बढ़ गई है, और दूसरा ये है कि कंट्रोल्ड जो है वो लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया। इम्पैक्ट जो है आपका टैक्सेस का, यही सेंट्रल गवर्नमेंट जो है आपका सेल टैक्स और ये सब लेवी वेवी लगा के अपने राजस्व भरने में लगी हुई है। कंपैरिजन क्या है, दूसरे देशों में देखा जाए तो पेट्रोल प्राइस और काफ़ी नीचे चले गए थे, लेकिन हमारे यहाँ नहीं हुआ है। यहाँ पे मतलब यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि जो प्री पैंडेमिक लेवल जो है बाकी देशों में, तो जो है प्री पैंडेमिक लेवल मान लीजिए बाकी देशों में 50 रुपये पे था कोविड-19 अप्रैल 2020 के पहले, तो अब 50 रुपये पहुँच रहा है, लेकिन भारत में क्या है 50 जगह 90 पहुँच गया है। ये वाली बात है, ठीक। और ये हाइक जो है कैसे इन्फ्लेशन बढ़ाएगा, वहीं जैसे मैंने आपको बताया कि जो है फूड और इन्फ्लेशन ये हो सकता है, क्योंकि सब कुछ ट्रांसपोर्ट तो उसी से होता है ना, डीजल वीजल वाली गाड़ियों पे और इन सब पे। और फ्यूल इन्फ्लेशन जो है ये सबसे ज़्यादा किसको प्रभावित करेगा? आपका ट्रैवल जो करते हैं लोग या माइग्रेट करते हैं उनको। अच्छा देखो, ये फ्यूल में पैसे बढ़ रहे हैं, डीजल और इधर इधर देखा गया है कि इन्फ्लेशन अभी कम है, ध्यान रखना, इसमें लिख रखा है, कंफ्यूज मत होना। लेकिन ये आगे बढ़ जाएगा जब नए आंकड़े आएंगे, ये समझ लेना, ठीक। और देखो यहाँ पे क्या है कि कोविड जनवरी 2020 से अगर जनवरी 2021 का आप करोगे, इंडिया में 13% तक इसके पहले, कोविड से पहले की जो सिचुएशन थी उससे 13% तक ज़्यादा हो गया है। बाकी कंट्री में देख रहे हो, देखा जाए तो कोविड के टाइम आने से पहले से और बल्कि कम हुआ है। हमारे देश में अलग एक चल रही है कहानी।
तो इसके बाद हम लोग आ गए अपने फेवरेट सेक्शन पे, जिसका नाम है कौन बनेगा ISP से। संदेश नाम से एक क्या चीज़ आई है, उसके रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही गलत देखना है। पहला स्टेटमेंट है, गूगल ने व्हाट्सएप की तरफ पर संदेश नाम से एक इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। देखिए ये वाला स्टेटमेंट है गलत। गवर्नमेंट ने किया है, NIC ने किया है। NIC के बारे में भी, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर जो है, इसके बारे में भी आप लोग को आज नोट्स लिखने हैं। यहाँ पे गूगल पे, यहाँ पे यूट्यूब पे कमेंट करना है। दूसरा क्या है, ये व्हाट्सएप की तरह ये कहना चाह रहा है। दूसरा क्या है कि इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है कि चैट हिस्ट्री को आप जो है इधर उधर शेयर कर सको। इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है कि आप अपनी ईमेल और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को चेंज कर सको। ठीक, तो पहला वाला गलत था, वहीं पूछा गया, तो इसलिए ओनली वन आंसर होगा, बाकी दोनों स्टेटमेंट सही हैं। NIC इसको बना रही है, और आपका कम्युनिकेशन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए एक्चुअली ज़्यादातर ध्यान में रख के बनाया गया है, और इंडिया मेड सॉफ्टवेयर बनाने, ये सारी चीज़ें। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, डिकेंसोनिया करके कुछ चीज़ है, उससे रिलेटेड जो है स्टेटमेंट बताइए सही है कि गलत है। डिकेंसोनिया नाम है इसका। तो रिसेंटली ये देखा गया है, कई सारे रिसर्चर्स ने डिस्कवर किया 3 फॉसिल, यानी कि 3 जीवाश्म करे गए हैं, जो किसके, जो लिविंग एनिमल जो हमें पता है, वो पहला जो कि 550 साल मिलियन ईयर्स पहले था, डिकेंसोनिया। और ये कहाँ पाया गया है, जो छत है भीमबेटका रॉक शेल्टर्स मध्य प्रदेश में, वहाँ पर। ठीक, ये एक तरीके का एक्सटिंक्ट हो चुका बंदा है, विलुप्त प्रजाति है, बैसल जानवर का है, जो कि ऑस्ट्रेलिया, रूस और यूक्रेन के जो है एडी कैरन पीरियड में पाई जाती है। एडी कैरन मतलब ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल का एक वो है। ठीक, और दूसरा स्टेटमेंट भी सही है इसमें, और तीसरा भी सही है। देखिए ये क्रिएचर जो है वर्ल्ड में तब आया था जब कोई भी उनको खाने वाला, उनको जो है शिकारी नहीं थी, जीव थी, तो इनके कोई भी हार्ड स्केलेटन नहीं थे। ठीक, तो सारे स्टेटमेंट सही है। एडिया कैरन पीरियड क्या होता है आपका, ये 94 मिलियन ईयर्स पहले होता है, जब एंड हुआ था कैरोजेनियन पीरियड 635, और बिगन हुआ था आपका कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन पीरियड, ये जो याद कर लेना, जियोलॉजिकल टाइम स्केल लगता है आपका क्रोनोलॉजी में कर लें। ठीक, इसके शॉर्ट फॉर्म बना सकते हो, COSD, डेवोनियन, और ये कई सारी चीज़ें। ठीक, तो इस तरह के जियोलॉजिकल टाइम स्केल को ये आपको देखना चाहिए। तो आप लोग कैसा लगा आज का, जरूर बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमारा मोटिवेशन आप बढ़ा सकते हो। अगर आप लोग को हमारे पेड को ज्वाइन करना तो 8564880530 9696060608 पे कॉल करके एडमिशन ले सकते हैं। तो कल फिर से मिलेंगे आप लोग से सुबह 6 बजे। तब तक ले जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है।